नमस्ते मित्रों। कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है समाधान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजकर और पतिदेव को ऑफिस विदा करके घर का काम निपटा कर नहा धोकर एक कप चाय लेकर मैं लॉन में आ बैठी। मार्च की सुबह की गुनगुनाती हुई धूप बड़ी भली लग रही थी। पिंकू के लिए स्वेटर बन रही थी। उसका गोला भी हाथ में था। इतने में पड़ोस की नीता आती दिखाई दी। हम आ जाए भाभी, बोलती हुई वह गेट खोलकर अंदर आ भी गई। मैं भी उठने का उपक्रम करते हुए बोली, अरे आओ आओ नीता। नीता को मालूम है कि इस वक्त मैं खाली होती हूँ, इसीलिए जब भी कभी आती है इसी वक्त आती है। नीता तुम बैठो, मैं एक कप चाय बना लाऊं। कहते हुए मैं उठ ही रही थी कि उसने हाथ पकड़कर बैठा लिया। बोली, भाभी बिल्कुल इच्छा नहीं है। नीता बड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैं भी उसकी बेचैनी का कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। वैसे तो जब से वो विवाह के बाद आई है, मुझसे इतनी घुल मिल गई है कि हम दोनों ही अपने मन की बातें एक दूसरे से करती रहती है। पड़ोस में ही अग्रवाल आंटी रहती है। उनके बच्चे भी मुझसे काफ़ी खुले हुए हैं, खासतौर से छोटा वाला आशु। जब आशु का विवाह हुआ तो आंटी ने काजल डालने की रस्म मुझसे ही करवाई और बड़ी भाभी होने का नेक भी दिया। मुंह दिखाई की रस्म के दिन जब मैंने नीता के हाथ में अपना तोहफा रखा तो आंटी के कहने पर उसने मेरे पैर भी छू लिए थे। तब मैंने ही कहा था, आंटी प्लीज़, इसे मैं अपने पैर नहीं छूने दूंगी, इसे तो गले से लगाऊंगी। इसे देखकर मुझे अपनी छोटी बहन की याद आ गई। उस दिन के बाद से हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। कहती तो वो मुझे भाभी थी, पर मानती बड़ी बहन की तरह थी। शुरू शुरू में नए घर परिवार में सामंजस्य बैठाने में उसे तकलीफ आई थी। मैं भी गुजर चुकी थी उस दौर से, अतः मैं हर बात की सीख छोटी बहन के नाते उसे देती रहती। धीरे धीरे वह घर में घुल मिल गई। हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ होते चले गए। नीतू की बड़ी जेठानियाँ अपने अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि दोनों जेठ बाहर नौकरी करते थे। आशु माँ के साथ रहता था, अतः नीता को घर संभालना था। नीता इस बीच प्यारी सी एक बेटी की माँ भी बन गई। अब तो वह घर परिवार में व्यस्त हो गई, फिर भी समय निकाल कर कभी कभी आ ही जाती। अग्रवाल आंटी और नीता दोनों में काफ़ी पटती थी, अतः घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण ही रहता था। नीता को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह एक बच्चे की माँ है। गोरा रंग, सुतवा नाक, बड़ी बड़ी बोलती सी आंखें, घने काले बाल, अच्छा कद, कुल मिलाकर ऐसा लगता मानो अप्सरा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। मैं तो आशु से कभी कभी मजाक भी करती, तेरे जैसे लंगूर को ये हूर की परी कैसे मिल गई। इस पर वह, भाभी आप भी, कहकर रह जाता। बेटी भी माँ पर ही गई थी, बिल्कुल गुड़िया सी। भाभी आज हम काफी तनाव में हैं, पर कैसे कहे, सारी बातें समझ में नहीं आ रहा है। आप भी न जाने क्या सोचेंगे सुनकर हमारे बारे में। अरे नीतू पगली, ऐसी भी क्या बात हो गई? क्या आशु से लड़ाई हो गई या आंटी से कुछ कहा सुनी हो गई? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी आप कसम खाइए कि किसी से कुछ नहीं बताएंगी, यहाँ तक कि भाई साहब से भी नहीं। लो तुम्हारी कसम खाती हूँ, अब तो बोलो, ऐसी क्या बात हो गई? मेरा यह कहना था कि उसका रोना शुरू हो गया। मैं स्तब्ध रह गई। ऐसे क्या बात हो गई? अभी तक कभी मैंने उसे इतना बेहाल नहीं देखा था। मेरे चुप कराने पर, सांत्वना देने पर उसने जो कुछ बताया मैं चुपचाप सुनती रही। भाभी बात हमारी शादी के पहले की है। हम गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मम्मी के साथ अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे। हम भाई बहन, हमारे मामाओं के बच्चे सब हम उम्र होने के कारण आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। हमारे मझले मामा जी का बेटा तुषार उम्र में हमसे साल भर बड़ा है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। शुरू शुरू में हमने विशेष ध्यान नहीं दिया कि वो हमसे कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ क्यों है, लेकिन बाद में आभास हुआ कि उसके मन में हमारे लिए कुछ और ही भावना थी। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि हम भी उसके प्रति आकर्षित होते चले गए। पिक्चर जाना, घूमना फिरना, घंटों बातें करना, ये सब हमें और करीब लाता गया। उम्र के उस मोड़ पर भावनाओं की रव में बहकर हमने ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया। हमारी नानी कभी कभी हमारी मम्मी से कहती भी थी कि इस तरह इनका ज़्यादा मेलजोल ठीक नहीं। तब मम्मी कहती, माँ आप अब पुराने ज़माने की हो गई हो।
आजकल के बच्चे अपने हम उम्र भाई बहनों के साथ दोस्त सा व्यवहार करते हैं। आपकी आशंका निर्मूल है। इस पर नानी भी चुप हो जाती। काश उस समय नानी की बातों पर मम्मी ने ध्यान दिया होता। उम्र के उस नाजुक मोड़ पर जो रिश्ते बने, उनकी नैतिकता का आभास हमें तब हुआ जब तुषार हमारे लौट जाने पर भी हमें पत्र लिखता, घंटों फोन पर अपनी भावनाओं का इजहार करता। हमारी शादी पक्की हो जाने पर उसके आक्रोश भरे पत्र आने लगे। हालांकि उसकी शादी हमसे पहले ही हो गई थी और वो 2 बच्चों का पिता भी बन चुका है, पर हमारी तरफ उसका आकर्षण बना ही रहा। हमने उसे पत्र लिखने के लिए और फ़ोन करने के लिए मना किया तो वह हमें ही दोषी ठहराने लगा कि हमने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाभी, हम मानते हैं कि गलती हमारी भी थी, जो हमने उसको अपनी ओर आकर्षित होते देखकर भी खुद सचेत होने की बजाय उसके आकर्षण में बहते गए। हद तो यह है भाभी कि वो अब हमारे यहाँ भी फ़ोन करने लगा है। हमने उसे फ़ोन करने से मना किया तो उल्टी सीधी बातें करने लगा। अब तो हमारी हालत ये हो गई है कि अपने किए पर ग्लानि तो होती है, साथ ही यह डर भी लगा रहता है कि आशु और मम्मी जी को पता चलेगा तो क्या होगा। भाभी, हम तो शर्म से डूबकर मर ही जाएंगे। आशु इतने अच्छे हैं कि हमने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया, ये सोचकर ही हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब कल ही की बात है, तुषार का रात को फोन आया था। फिर वही रटी रटाई बातें कर रहा था। इस पर हमने उसे बुरी तरह डांट दिया कि क्या तुमको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। क्या अब यह सब तुम्हें शोभा देता है? आगे फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर वह बेशर्मी से बोला, जरूर फोन करूंगा, एक बार नहीं, बार बार करूंगा। बोलो, क्या बिगाड़ लोगी मेरा? ये तो गनीमत थी भाभी कि उस वक्त तक ये ऑफिस से लौटे नहीं थे और मम्मी जी सो चुकी थी। अब आप ही कोई रास्ता बताइए भाभी, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये कहने के बाद वह सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने भी दुनिया देखी है, इतना लिखती पढ़ती हूँ, पर उसकी मनोव्यथा सुनकर समस्या का क्या निदान हो, ये सोचने में मैं भी परेशान हो उठी थी। नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी घटना हो जिससे 2 परिवार उजड़े। नीता तो रो रो कर बेहाल हो रही थी और असमंजस की स्थिति में थी। उसे दिलासा दिया, कोई न कोई उपाय जरूर निकल जाएगा। चूंकि गलती नीता की भी थी, अतः मामला ज्यादा उलझ गया था। अक्सर हम देखते हैं कि उम्र के उस नाजुक मोड़ पर जरा सा भी पांव फिसला नहीं कि गर्त में धकेल देता है। पर उस समय अच्छे बुरे की समझ किसे होती है? बड़े बूढ़े कुछ दखल अंदाजी करते हैं तो उन्हें दकियानुसी या उम्र का फासला कहकर अनजाने ही किशोर वर्ग ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका नतीजा कभी कभी बहुत भयावह हो सकता है। नीता तो मुझे पूरी बात बताकर चली गई, पर मेरा मन बहुत असहज हो उठा। सोचती रही कि इस समस्या का क्या निराकरण हो, पर कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। कहते हैं ना कि भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक न एक दरवाजा तो खुला छोड़ ही देता है। हर भूल को सुधारने के लिए रास्ता भी वही सुझाता है। हुआ यूं कि ऑफिस के काम से आशु को 6-7 दिनों के लिए टूर पर जाना था, पर सिर्फ आशु के जाने से तो रास्ता नहीं निकल रहा था। इसी बीच ईश्वर की कृपा से अग्रवाल आंटी के सत्संग की स्त्रियां हरिद्वार जा रही थी। आंटी की भी थी जाने की इच्छा, पर नीता अकेली रह जाएगी ये सोचकर वह प्रोग्राम बना नहीं पा रही थी। तब मौके का फायदा उठाने के लिए मैंने आंटी को दिलासा दिया कि नीता की देखरेख मैं कर लूंगी। आंटी को मुझ पर पूरा विश्वास था ही, अतः उन्होंने तब निश्चिंत होकर प्रोग्राम बना लिया। आशु और आंटी के जाने के बाद रात को सोने के लिए मैं उसके घर जाने लगी। पहली रात तो शांति से गुजरी। तुषार का फोन आने पर क्या करना था ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। भगवान ने हमारी जल्दी ही सुन भी ली। दूसरी रात तुषार का फोन आया तो नीता ने ही फोन उठाया। हालचाल पूछने के बाद नीता ने कहा कि तुषार, मेरी मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती है। इस पर वह हकलाने लगा। बोला, क्यों? आंटी जी को मुझसे क्या बात करनी है? वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मैंने रिसीवर ले लिया। मेरी आवाज़ सुनते ही वह घबरा गया। मैंने कहा, बेटा, मैं नीता की सास ही नहीं, उसकी माँ के समान हूँ, और वह भी मेरी बहू ही नहीं बल्कि मेरी बेटी के समान है। उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। अब ज़रा अपनी पत्नी को तो फ़ोन देना, उसको भी तुम्हारी जलील हरकतों के बारे में बता दूँ।
मेरी बात सुनने के बाद मैं तुषार मुझसे माफ़ी मांगने लगा और बोला, आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कसम खाता हूँ आगे से मैं नीता को परेशान नहीं करूँगा। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वैसे ही वो बहुत शक्की स्वभाव की है, मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। प्लीज़ आंटी ऐसा मत करना, प्लीज़, मैंने धमकाते हुए कहा। आगे कभी तुमने नीता को तंग करने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, सोच लो। ये कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया। नीता मेरे पास बैठी हुई सारी बातें सुन रही थी। अपनी समस्या का यूं चुटकी में समाधान होते देखकर खुशी के मारे वह रो पड़ी और मेरे गले लग गई। तब मैंने उसको प्यार से थपथपाते हुए कहा, पगली तू दुख में भी रोती है और खुशी में भी। जब तक ये तेरी बड़ी बहन कम भाभी तेरे साथ है, किसी दुख की छाया भी तुझ पर पड़ने नहीं दूंगी। अरे यह तो अब जिंदगी भर तुझसे डरता रहेगा। ऐसे लोगों से निपटने का तरीका आना चाहिए। जिंदगी में भूल किससे नहीं होती, पर अपनी भूल का एहसास समय रहते कर लो तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। उस रात हम काफ़ी देर तक बातें करते बैठे रहे। नीता बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। इतने दिनों के मानसिक तनाव के बाद अब वह काफ़ी सुकून का अनुभव कर रही थी। मम्मी जी और आशु के लौट आने के दिन करीब आ रहे थे। मुझे भी खुशी थी कि समय पर ही सारी समस्या का अंत हो गया। इस घटना के बाद से नीता और मैं और करीब आ गए। आज नीता दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ है, खुशहाल गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। नीता की सुखी गृहस्थी देखकर मुझे भी बड़ा संतोष होता है। कभी कभी विचार आता है कि न जाने ऐसे कितने तुषार पैदा होते रहेंगे जिनके चंगुल में नीता जैसी भोली भाली बालिकाएं फंस जाती है। ऐसी स्थिति में यह बड़ों का फर्ज है कि वे अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, जीवन की ऊंच नीच समझाए, रिश्तों के नैतिक मूल्यों का बोध भी कराए। मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और मैं काफ़ी सचेत रहती हूँ। मेरी टोका टाकी की आदत से कभी कभी वो कह उठती है, जनरेशन गैप मम्मी, जनरेशन गैप। पर जीवन के अनुभव से मैंने जो सीखा है, मैं उसे कहती हूँ कि बेटी, मैं वही संस्कार तुम में डालने की कोशिश कर रही हूँ। चाहती हूँ कि तुम्हें सही दिशा ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिले, जिससे कि तुम जीवन के मूल्यों का सही विश्लेषण कर सको और आगे तुम भी आने वाली पीढ़ी को वही संस्कार विरासत में भी दे सको। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी समाधान। आपको कहानी कैसे लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कभी कभी मुश्किल जो बच्चों को लगती है कि बड़ी मुश्किल है, उसका सहज निदान बड़े या बुजुर्ग व्यक्ति कर देते हैं। हर समस्या का निदान हो सकता है। ज़रूरी है कि आपस में संवाद ज़रूर कायम रहे। आप कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।